नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मेरी बेटी की 7 जुलाई को हत्या कर दी गई है ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मिलजुल कर, और जिसकी वजह से हम उनके मुख्यालय पर भी पहुंचे, लेकिन हमारी आज तक कोई भी सही तरह से कोई शिकायत लिया नहीं गया और उन हत्यारों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तेलंगाना निवासी है कीर्ति सेठी सास है, पति है आकाश सेठी है और अश्वनी सेठी उनके ससुर हैं और संजय टंडन उनके मामा है। उन्होंने मिलकर मेरी बेटी की हत्या की गई और पुलिस आज तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। वहीं बड़ी दुख की बात पता चली है कि यह कारण है कि वह पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। एफआईआर हुई है, इसके बाद भी आज हमको गृह मंत्री के यहाँ बंगले पर आना पड़ रहा है और आज हमको गृह मंत्री से आश्वासन दिया है कि उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और हम यह चाहते हैं कि दरिंदे हत्यारे जेल में आए और कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिले जिन्होंने हत्या की है। संदिग्ध परिस्थितियों की हत्या और जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि सामने वाले पक्ष ने इधर उधर हम अपनी बेटी के गम में डूबे हुए थे। मेरा नाम राकेश कुमार सारस्वत है। आज आप गृह मंत्री और आज हम गृह मंत्री जी के पास बंगले पे आए हुए हैं। क्या मामला है आपका? मेरी बेटी की 7 जुलाई को हत्या कर दी गई है ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मिलजुल कर, और जिसकी वजह से हम पुलिस के मुख्यालयों पर भी पहुंचे हैं, लेकिन हमारी आज तक कोई भी सही तरह से कोई शिकायत को लिया नहीं गया है और उन हत्यारों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। कौन वो लोग हैं जो मतलब ऐसा कर रहे हैं? ये तेलंगाना निवासी हैं, कीर्ति सेठी है सास है, पति आकाश सेठी है और अश्विनी सेठी उनके ससुर हैं बेटी के, और संजय टंडन मामा हैं। इन्होंने मिलकर मेरी बेटी की हत्या की गई है और पुलिस आज तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये बड़े दुख की बात है। पता नहीं क्या कारण है कि वो पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। केस रजिस्टर्ड हुआ था क्या? केस रजिस्टर्ड हुआ है, एफआईआर हुई है। इसके बाद भी आज हमको गृह मंत्री जी के यहाँ बंगले पर आना पड़ा और आज हमको गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और क्या न्याय चाहते हैं आप? और हम ये चाहते हैं कि वे दरिंदे और वे हत्यारे जेल में जाएं और कड़ी से कड़ी सज़ा उन लोगों को मिले। उन्होंने हत्या की है, संदिग्ध परिस्थितियों में की गई है हत्या, और जिसमें जी तो पीएम रिपोर्ट में भी खुलासा नहीं हो पाया है, चूँकि सामने वाले पक्ष ने इधर उधर हम अपनी बेटी के गम में डूबे हुए थे, और ये चूँकि हमारे परिवार में पहला केस था तो हम कुछ भी नहीं कर पाए थे। एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं? पुलिस ने 304B लगाई है, 498A और एक धारा 34 करके ये लगाई हैं धारा। लेकिन चूँकि हत्यारे आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है, पुलिस का रवैया किस प्रकार से है, संदेह है पुलिस पर भी संदेह हो रहा है, क्योंकि वो गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है। और हम मानसिक तौर पर बड़ी पीड़ा झेल रहे हैं, हर दिन पीड़ा को झेल रहे हैं, और वो लोग बड़े आराम से कहीं छुपे हुए हैं, उनको संरक्षण मिला हुआ है। किया जाए ऐसा हमारे गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को करता हूँ। गो सेवक, जनप्रतिनिधि और समाज के बाकी लोग, हम सभी को मिलकर इस बीमारी को रोकना है। क्या करना है हम उस पर विचार कर लेंगे। उसके बाद में जनता के नाम एक अपील जारी करूंगा कि यह सावधानी रखना है, क्योंकि अब यह 26 जिलों में से तो हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अभी आपको ब्रीफ करना है कि जो आपका बताना है वो बताइए, क्योंकि हमारी ड्यूटी है कि हम इस बीमारी को खत्म करें। मैं मानता हूं कि हमें बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। पड़ोसी राज्य में जिस तरह गाय और बाकी पशुओं की मृत्यु हुई, वह दृश्य हमने देखा है। किसी भी कीमत पर हमें उस स्थिति को पैदा नहीं होने देना है। यह एक तरीके से पशुओं में कोविड जैसे ही कई चीजों से फैलता है। मक्खी से, मच्छरों से आपस में मिलने से, साथ रहने से यह फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। मतलब लगभग आधे से ज्यादा प्रदेश थे, इसलिए हम इस भरोसे में ना रहे कि नहीं हमारे यहाँ तो ठीक है। मैं मानता हूँ कि बहुत गंभीरता से इसको लेने की आवश्यकता है। पड़ोसी राज्यों में जिस तरह गाय या बाकी पशुओं की मृत्यु हुई, वो दृश्य हमने देखे। किसी भी कीमत पर हमको
उस स्थिति को पैदा नहीं होने देना है। ये एक तरह से पशुओं का कोविड जैसे ही है, क्योंकि कई माध्यमों से ये फैलता है, मक्खी से, मच्छरों से, लाल से, आपस में मिलने से, साथ रहने से एक को, या तो फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। तो बहुत गंभीर चिंता की जरूरत है। अभी आप क्या कर रहे हैं वो बताएं, क्या करना जरूरी है वो बताएं। फील्ड के अफसर भी, समाज के बाकी लोग, जनप्रतिनिधि, हम सबको संबंध करेंगे कि किसी भी कीमत पर इस बीमारी को रोकना है, कंट्रोल करना है। तो करना क्या क्या है उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। उसके बाद में जनता के नाम भी एक अपील जारी करूंगा कि ये सावधानी रखें, क्योंकि अब 26 जिलों में तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो अभी आप पहले जो आपको ब्रीफ करना है, बताना है, वो बताइए। फिर फील्ड के अफसर भी अगर चाहे तो ये और करना चाहिए, वो भी जरूर बताएं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है हम इस बीमारी को खत्म करें। शुरू कीजिए। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। उत्कृष्ट बालक आदिवासी छात्रावास की व्यवस्थाएं भी देखी। बैतूल में 21 सितंबर 2022 प्रदेश के गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि विधायी मंत्री नरोत्तम मिश्रा और लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने बुधवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट बालक आदिवासी छात्रावास की व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान सांसद DDUई के जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, विधायक आमला डॉक्टर योगेश पारंगरे और पूर्व सांसद हेमंत खंडेवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य शुक्ला, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। मंत्री मिश्रा और धाकड़ ने जिला अस्पताल में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का अवलोकन किया और रक्तदान कर रहे पुलिसकर्मियों का प्रोत्साहन किया। तदुपरांत मिश्रा और धाकड़ ट्रॉमा सेंटर स्थित प्रस्तुता वार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने प्रस्तुता महिलाओं से जिला अस्पताल में मिल रही उपचार व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। सबसे पहले तो पुलिस विभाग के द्वारा जो ब्लड डोनेशन उस कार्यक्रम में हमारे पुलिस के जवान हर समय, चाहे कोरोना का काल या रक्तदान का समय, बाढ़ का समय या अन्य कोई समय, हर उस काम में जो जन सेवा संपादित करता है, बढ़ के हिस्सा लेता है, उनका उत्साहवर्धन हमारा फर्ज है। मेरे साथ मेरे साथी मंत्री आदरणीय सुरेश खेड़ा की भी, उन्होंने भी उत्साहवर्धन किया है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा द्वारा एक समुदाय को गाली देने पर मंत्री सारंग ने कहा, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक क्या होगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा एक समुदाय को गाली दे रहे हैं। मंत्री सारंग ने पार्टी का प्रवक्ता कोई बयान देता है तो माना जाता है कि वह पार्टी का ऑफिशियल बयान है। मंत्री सारंग ने समुदाय का अपमान करना कांग्रेस का एजेंडा है। मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस ने के मिश्रा को पार्टी से नहीं निकाला, जो यहां निश्चित हो जाएगा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। मंत्री सारंग ने कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि निशाना राहुल गांधी पर 40,000 की टी-शर्ट पहनकर गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा और शर्मनाक क्या होगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा जी एक समुदाय को गाली दे रहे हैं, और जिस भद्दी भाषा में उन्होंने गाली दी है, मुझे लगता है इससे ज्यादा और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। किसी भी पार्टी का प्रवक्ता यदि कोई बात बोलता है तो वो माना जाता है कि उस पार्टी का ऑफिशियल बयान है। 24 घंटे हो गए इस वीडियो को आए हुए, कांग्रेस के किसी नेता ने, किसी नेतृत्व ने इसके विषय में कोई बात नहीं की, और घमंड दिखाते हुए, एरोगेंस दिखाते हुए के मिश्रा जी ने इससे और ज्यादा गलत बात की। मुझे लगता है कि यदि 24 घंटे बीतने के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व ने के मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है। हिंदू धर्म, हिंदू समुदाय से जुड़े हुए अलग अलग प्रकल्पों को गाली देना, उनको नीचे दिखाना, ये कांग्रेस का एजेंडा है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू समुदायों का अपमान करना, ये कांग्रेस का एजेंडा। और क्यों ना हो, जब इटली की महारानी जिस पार्टी में राज करती हो
वहां पर तो इसी तरह की मानसिकता होगी। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। मुझे लगता है यदि कांग्रेस ने के मिश्रा को पार्टी से नहीं निकाला तो यह निश्चित हो जाएगा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कांग्रेस हिंदू के अलग अलग समुदाय की विरोधी है, जो कि शर्मनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। अब देखिए यही बात है कि चलने से पहले अपनी सुख सुविधाओं की चिंता करना, यही तो कांग्रेस का मूल चरित्र है। राहुल गांधी गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं पर 40,000 की टी शर्ट पहनकर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, वो परिवार के सदस्य जिन्होंने इस देश को तोड़ने की और भारत को तोड़ने का काम किया। राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं पर नेशनल हेराल्ड मामले में जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया उस पर चुप है। राहुल गांधी को पहले बताना पड़ेगा नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार को क्यों किया और क्या उसी भ्रष्टाचार से 40,000 रुपए की टी शर्ट खरीदी। अब वो लोग जो नेहरू परिवार की चमचागिरी कर कर राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। अब इस यात्रा का क्या कुछ है ये तो लक्ष्मण सिंह के वीडियो और उनके बयान से प्रदर्शित हो गया। लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है कि भेड़ बकरी चराने वाले भी पैदल चलते हैं, तो पैदल चलने से कोई सरकारें नहीं बनती और पैदल चलने से राजनीति नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा, ये लक्ष्मण सिंह ने कहा है। तो जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सम्मिलित होना चाहते हैं वो पहले लक्ष्मण सिंह जी का बयान सुन लें, उसके बाद कुछ निर्णय लें। देखिए थैंक्स गॉड फिल्म को लेकर कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और कायस्थ समाज के कार्यकर्ता मुझसे मिले थे और उन्होंने वो ट्रेलर दिखाया। उसमें निश्चित रूप से चित्रगुप्त भगवान को अनर्गल रूप से फिल्मांकन किया गया है जिसकी जरूरत नहीं थी। और हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में और खासकर वेब सीरीज में लगातार हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इसी तरह के अनर्गल फिल्मांकन होते हैं। अपनी फिल्म को कंट्रोवर्शियल कर कर ज़्यादा बिजनेस मिल सके, इसका जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इन दृश्यों के साथ फिल्म का फिल्मांकन नहीं होना चाहिए, पर उसके साथ ही समाज में भी ये बात जरूर जानी चाहिए कि हम सब मिलकर ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करें। जब फिल्म नहीं चलेगी तो इस तरह के दृश्य भी नहीं आएंगे। बहुत दुख की बात है कि बॉलीवुड के वो सितारे जिन्होंने रोते हुए को भी हंसाया, वो राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं रहे। लंबा संघर्ष उन्होंने किया, पर यह बात सही है कि आखिरी में वो जी नहीं पाए। राजू श्रीवास्तव जी बॉलीवुड के बड़े स्टार तो थे ही, उसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया। एक ऐसा सितारा जो हमें गुदगुदाता था, जो हमें हंसाता था, वो हमें रुलाकर चला गया। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। दर्दनाक है कि हमारे साथी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उमेश शर्मा जी नहीं रहे। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में उन्हें हम सब ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और एक अच्छे सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित। परमहंस संत हृदय राम साहब का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से आज कुटिया में मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं और समाज सेवियों ने मत्था टेक कर आशीर्वाद दिया। धूमधाम से यहाँ पे गुरु जी की जयंती मनाई जा रही है। उनके पद चिन्हों में जिस तरह से चलते आ रहे हैं, लगातार जश्न मनाया जा रहा है। उनको लेके क्या संदेश है आपकी तरफ से? संत हृदयराम जी की आज 116वीं जयंती है। संत जी हमारे बीच में 101 वर्ष तो रहे, लेकिन आज न होते हुए हमें लगता है कि संत जी हमारे अंग अंग में समावेश होते। ऐसे संत हृदयराम जी जो दूसरों की सेवा की हमेशा पूरा जीवन जो है दूसरों की सेवा के लिए उन्होंने बूढ़े बच्चे और बीमार है परमेश्वर की याद, उनका ये कहना था। वो हमेशा गरीब बच्चों के साथ, गरीब बच्चों की पढ़ाई, गरीब बच्चों की चिकित्सा, गरीब बच्चों के आरोग्य धाम, यहाँ जो सेवा सदन अस्पताल है और बच्चों की शिक्षा के ऊपर जो है और बैरागढ़ शहर की जनता को और भोपाल शहर की जनता को अच्छी तरह से पानी मिले, उसके
हमेशा लगे रहते थे और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए जो हमेशा तत्पर रहते थे, चिकित्सा के लिए तत्पर रहते थे, आरोग्य के लिए तत्पर रहते थे, तो हमेशा वो दूसरों की सेवा करने वाले ऐसे महान संत हैदराराम जी थे। मैं तो कहता हूँ कि संत जी जो है एक अलग ही प्राणी है, वो जो है जीवन धर्म में जो है अलग तरीके से जीवन संतों के माध्यम संत जी थे। लेकिन संत जी ने जो गुण दिखाए, क्योंकि संत अनेक होते हैं लेकिन संत के जो बिरले संत जो गुरुओं के गिने जाएंगे ऐसे महान संत थे। मैं आज उनकी ओर से अपने परिवार की ओर से नगर निगम भोपाल की ओर से जयंती को पुष्पांजलि। सर, आज जन्मोत्सव बड़ा प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या उनके जो संदेश थे इस पर हमें चलना चाहिए? देखिए, साईं जी तो हमारे बहुत करीबी थे, मेरा उनसे पर्सनल मुलाकात थी, हमारे घर में भी आते थे, तो उनके जो संदेश थे वो बड़े स्पष्ट थे कि जीव मात्र की सेवा करनी है। आप अगर कहीं ना धार्मिक स्थल पर जाते हो, उससे अच्छा है कि आप लोगों की सेवा करो, मदद करो, और अपना पूरा जीवन साईं जी ने इसी में व्यतीत किया। सादगी बड़ा जीवन कि उनके जो कपड़े भी थे वो फट जाते थे, खुद सिलाई करते थे, खुद यहाँ पे अपना खाना उगा के करके बनाते थे। तो उनका जीवन ये था कि सादा और सिंपल, और जितना समय है वो लोगों की भलाई और उनके लिए ही करने का था। उसी मार्ग पे हम लोग लायन सिटी वेलफेयर सोसाइटी जो है कार्य करती है, उसी श्रृंखला में हमने आज एक भक्तिमय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जो नहीं गा सकता है उसको हम लोग मंच पे लाते हैं कि आप गाओ। तो मेरी आवाज़ सुनो करके जो भी आते हैं उसको गाना गवाएंगे, मेडल पहनाएंगे, सर्टिफिकेट देंगे। इसमें एडिशनल एसपी जो नए हैं तो महावीर जी वो आ रहे हैं और उन्हीं के हाथों से सम्मानित किया जाएगा। सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम कमलेश रायचंदानी, द लायन सिटी वेलफेयर सोसाइटी। सर, कहाँ पे हो जाए ये कार्यक्रम? ये द लायन सिटी मेरी गार्डन हलालपुर में 12 बजे से चालू हो जाएगा, शाम को 5 बजे तक चलेगा। डेट क्या है इसकी? आज का ही डेट है। बड़ा जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहा है और आप बड़े पुराने शिष्य हो और आप कई पदों पे रह चुके हो। भारतीय जनता की बात करें, हम सिंधी समाज की बात करें, सिंधी समाज में तो आपका एक अलग ही चेहरा है और जलवा है। तो आज क्या संदेश देना चाहेंगे युवा वर्ग को? बस साहब, संत जी ने जो हमको सिखाया है, पूरे संत नगर वासियों को नहीं सारी दुनिया को सिखाया है। यहाँ से लोग आते हैं कि मानव सेवा जो है इससे जुड़ेंगे तो जीवन में इससे बड़ा कोई आनंद आपको और कोई महसूस नहीं होगा। तो बस वो आनंद का को महसूस कर रहे हैं। हाँ सर, आप बाबा के पद चिन्हों पर चले, आप मंत्री रहते हुए भी आपने जनसेवा के कार्य कर रहे हैं, हमेशा समाज के ही कार्य करें, अन्य समाज की मदद करिए। क्या आज भी वही उन पद चिन्हों में आप चल रही हैं? पूरी तरह से, और यही आशीर्वाद लेने आए हैं कि भाई ज़रा सा भी और मन कहीं विचलित ना हो। तो बस आपका इतने आशीर्वाद चाहिए कि और जो आपने राह दिखाया है उस राह पे दौड़ते रहे। सर, आपने दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक भी संचालित की, उसके माध्यम से लोन को स्वरोजगार दे रहे हैं। क्या भविष्य में भी इसी प्रकार आपकी सेवाएं? वही जो महानगर बैंक भी चालू किया, वो भी उसमें भी सुषमा जी स्वराज ने उद्घाटन किया और उन्होंने भी यही संदेश दिया संत जी का कि भाई पंक्ति के अंतिम छोर में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी तरफ ध्यान देना। उसकी तरफ अगर ध्यान दोगे तो बैंक फिर फलेगा फूलेगा, और वही हो रहा है आज, वही हो रहा है। धन्यवाद जी सर, आज यहाँ पे बाबूजी की जयंती बड़ी धूमधाम से गुरुजी की मनाई जा रही है, क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए और उनके बताए हुए मार्ग पर कैसे चलें, क्या उनके लिए संदेश है? आज परमहंस संत हैदराराम साहब जी की 170वीं जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्वामी जी का एक ही संदेश था, बूढ़े बच्चे और बीमार हैं परमेश्वर के यार, करे भावना से इनकी सेवा, क्या पाएंगे लोक परलोक में सुख होगा। आज के दिन हम यही संकल्प लेते हैं जो स्वामी जी ने हमें वचन दिया है कि बूढ़े बच्चे और बीमार इनमें भी परमात्मा रहते हैं, अब इनकी सेवा करें और सेवा के साथ साथ सिमरन भी करें। और आज के दिन हम यही स्वामी जी का जो संदेश हमें दिया गया है, जो आशीर्वाद दिया गया है, हम स्वामी जी के यहाँ, गुरु बाबा के यहाँ यही अरदास करते हैं कि हमें सेवा का काम मिले, सिमरन का टाइम मिले, हम उस मार्ग पर चलें स्वामी जी ने जो बताया है हमें। आज के दिन पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी का आशीर्वाद आप पर, हम पर, सब पर, पूरे विश्व पर बना रहे, यही आज के दिन की शुभकामनाएं। नाम बता दीजिए। नाम बताइए। मेरा नाम रमेश सिंह गोरानी है। मैं गांधीनगर में संत जी के जो स्कूल चलते हैं वो देखता हूँ और बाकी मेरी गवर्नमेंट जॉब है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए फिर मध्य प्रदेश सरकार से खुशखबरी वाली खबर है। प्रदेश में छोटे किसानों की बल्ले बल्ले हो गई। किसान नेता और मध्य प्रदेश के
कृषि मंत्री कमल पटेल ने सरकार के किसानों के प्रति लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में शिवराज सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभ का धंधा बनाने और किसानों को उनकी फसल की क्षतिपूर्ति सुरक्षा कवच देने के लिए कारगर कदम उठा रही है। कांग्रेस सरकार के समय तो किसानों को छल कपट के साथ लूटा जाता है, लेकिन केंद्र में मोदी राज्य में शिवराज सरकार की भाजपा सरकार आने के बाद हमारी सरकारों ने किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अभी तक 100 हेक्टेयर एक पटवारी हलके में जो भी फसल खरीफ रबी सीजन में बोई जाती है। भाइयों, हम आपके लिए खुशखबरी और लेकर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अभी तक 100 हेक्टेयर एक पटवारी हलके में जो भी फसल खरीफ और रबी में बोई जाती है, चाहे धान हो, गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, उसका बीमा होता था। लेकिन 50 हेक्टेयर से कम किसी पटवारी हलके में ये फसलें हैं तो उसका बीमा नहीं होता था। इसलिए कई पटवारी हलके, कई गांव के किसान फसल बीमा का लाभ से वंचित रह जाते थे और जिससे उनको आर्थिक क्षति होती थी, नुकसान होता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने निर्णय लिया है कि अब रबी 22-23 और खरीफ 22-23 से जो भी बीमा होगा वो पटवारी हलके में जो मिनिमम 100 हेक्टेयर का फसल का था उसको हमने 50 हेक्टेयर कर दिया है। तो अब 50 हेक्टेयर या उससे अधिक जिस पटवारी हलके में भी फसल बोई जाएगी उनका बीमा कराया जा सकता है और इससे किसानों को और विशेष करके छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा। और जो पटवारी हलके वंचित रह जाते थे, जो गांव वंचित रह जाते थे फसल बीमा से, जो क्या ताकि वहाँ 100 से कम हेक्टेयर में अगर फसल बोई जाती थी, चाहे चना हो, सरसों हो, गेहूं हो, धान हो, राई हो, उनका बीमा नहीं होता था, उनका भी अब बीमा हो जाएगा। और इस प्रकार एक तरह से सुरक्षा का कवच अब 100 से नीचे 50 हेक्टेयर तक के किसानों को भी, जिस गांव में, जिस पटवारी हलके में फसल बोई जाएगी उनको भी लाभ मिलेगा, जिससे किसान को हानि नहीं होगी, क्षति की पूर्ति बीमा कंपनी करेगी। और इसलिए किसान भाइयों को बधाई और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं किसानों की ओर से, मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बैतूल रेलवे स्टेशन पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं बंधुओं के लिए किया स्वागत। साथ में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ भी मौजूद थे। आदिवासी बहुल जिले में मुफलिसी की जिंदगी जीने वाले गरीब परिवारों का उपहास उड़ाना जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सहित जिले को चारगाह बनाए बैठने अधिकारियों का शगल बन गया है, जिसकी जीती जागती मिसाल है जनपद पंचायत डिंडोरी अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नरिया का एक आदिवासी गरीब परिवार जो मई जून के महीने में हाथियों के तांडव का शिकार हुए थे और इनकी सारी गृहस्थी उजड़ गई थी, जिसके बाद वन परिषद शाहपुर के जिम्मेदार अधिकारियों ने 5 की चावल लेकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर तब से अब तक उक्त गरीब परिवार भरी बारिश में अपने 5 सदस्यों के कुनबे के साथ झोपड़ी में रहने के लिए विवश है। तब से लेकर अब तक वन विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी इन गरीबों की सुध नहीं लेने पहुंचा। गौरतलब है कि अगर वन परिक्षेत्र के किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति की कोई गरीबी आदिवासी नुकसान पहुंचाए तो वन विभाग का अमला उन्हीं की बखिया उधेड़ देता है। आज से 2-3 महीने पहले हाथियों का झुंड आया था अपने शाहपुर वन परिक्षेत्र में, तो आपके घर में भी नुकसान किया था हाथियों ने? 4 कट्टी चावल खाए गए, 4 कट्टी खाए गए और एक टरिया खा गए, हम छोड़ दे तो एक हम पकड़ के ले गए बहनी हरा क्या नुकसान? दाल चावल सब एक ही लड़का को छोड़ दे रहे तो एक मैं पकड़ के घसी ले, हमार जान बच गए
मकान का क्या हुआ? मकान चटिए वाली है, तो अभी है? नहीं है, टूट फूट की आई नहीं है। आज कहाँ रह रहे हैं अभी आप? जंगल के तीर में रहन तो नहीं आ गए ना। कहाँ रह रहे हैं? ये मकान है या। कौन से गांव में? नरिया आई। तो झोपड़ी बना के खुद रह रहे हैं? हाँ, झोपड़ी बना के रहे हैं। तो जो नुकसान हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति जो मुआवजा मिलना था नहीं मिली है कुछ। वन विभाग वाले गए थे आपके पास? गए रहे। क्या बोला उन्होंने? डलर गए नहीं तुम्हारा पैसा का। चेक करवा था तुम अपनी चेक नहीं हुए ना, पैसे नहीं निकले। कुछ वन विभाग से सहयोग मिला था आपको? हाँ, कुछ नहीं। 5 किलो चावल में कहाँ जाते अपना बिंदार बता। किसने दिया था 5 किलो? साहब दे रहे, मांग रही दबा रहे। उसके बाद से गेहूँ से नहीं दया। तो अभी ये झोपड़ी नुमा मड़ैये में आप अभी यहीं रहना हो रहा आपका? हाँ, यहीं रहा। बच्चों के साथ यहीं रहना हो रहा? हाँ। कितने बच्चे हैं? 5। अभी कहाँ रह रहे हैं पांचों के साथ में आप? पांचों के साथ में ही रह रहे। नाम क्या है आपका? मोर तुलसी बाई। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।